हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। आज है 2 अक्टूबर 2025 और आज हम लोग 2 अक्टूबर 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 3 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है 4 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर को, यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो था महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। महात्मा गांधी महात्मा गांधी का जन्म इसी दिन हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है, पोरबंदर में। इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और माता का नाम कस्तूरबा बाई था, ठीक है, और इनकी पत्नी का नाम पुतली बाई था। इसी दिन एक और महान शख्स उनका जन्म हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म इसी दिन हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। दो अक्टूबर 1904 जी को शास्त्री जी का जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सराय में हुआ था। कुछ फैक्ट होगा इसके बारे में, हम लोग देखते हैं। 2 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में गांधी जयंती मनाई जाती है, ठीक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन गांधी जी की अहिंसा के सिद्धांतों को समर्पित है। इसके साथ ही 2025 में 2 अक्टूबर को दशहरा विजयदशमी भी है। तो आप लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस। ये महात्मा गांधी की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में एनसीसी के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? पहला क्वेश्चन है हमारा उपेंद्र द्विवेदी, दूसरा क्वेश्चन है दिनेश के त्रिपाठी, तीसरा क्वेश्चन है हमारा अमरप्रीत सिंह, चौथा ऑप्शन लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जो हैं वो एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक अभी बने हैं हाल ही में, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक पदभार ग्रहण किया। वे इस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह का स्थान लेंगे, यानी इससे पहले एनसीसी के महानिदेशक कौन थे? गुरबीर पाल थे। पहले लिख लेते हैं हम लोग, गुरबीर पाल। एनसीसी भारत का प्रमुख युवा विकास संगठन है जो अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति प्रशिक्षण पर केंद्रित है, ठीक है।
अब बाकी के भी ऑप्शन हम लोग देखेंगे। उपेंद्र द्विवेदी हमारे आर्मी चीफ हैं, जिसको जनरल बोला जाता है। दिनेश के त्रिपाठी हमारे नेवी चीफ हैं, नौसेना प्रमुख, ठीक है, जिसको एडमिरल बोला जाता है। एडमिरल। अमरप्रीत सिंह हमारे वायुसेना प्रमुख है, जिसको एयर चीफ मार्शल बोलते हैं हम लोग। एयर चीफ मार्शल। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स के बारे में हम लोग ने जाना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जापान ओपन 2025 टेनिस का खिताब किसने जीता? पहला ऑप्शन है कार्लोस अल्कराज, दूसरा ऑप्शन है यानिक सिनर, तीसरा ऑप्शन है राफेल नडाल, चौथा ऑप्शन है रोजर फेडरर। तो इसका राइट आंसर होगा कार्लोस अल्कराज ने अभी हाल ही में जापान ओपन 2025 टेनिस का खिताब जीता, ठीक है। कुछ फैक्ट है इनके बारे में जानेंगे। विश्व के शीर्ष खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज, ये विश्व के शीर्ष खिलाड़ी हैं, ने जापान ओपन की फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को 6-4, 6-4 से हराया। तो इन्होंने किसको हराया? टेलर फ्रिट्ज को। यह अल्कराज का 2025 का 8वां और कुल मिलाकर 24वां टूर स्तरीय खिताब है, ठीक है। ये इनका 8वां 2025 का और कुल मिलाकर 24वां, टोटल इनका ये 24वां खिताब है। इस जीत ने सैन फ्रांसिस्को में फ्रिट्ज से लेवर कप में मिली हार का बदला ले लिया, ठीक है। इससे पहले जो टेलर फ्रिट्ज थे उन्होंने फ्रांसिस्को में लेवर कप में इनको हराया था, कार्लोस अल्कराज को। तो इन्होंने जापान ओपन में इनको टेलर फ्रिट्ज को हराकर अपना बदला ले लिया। 22 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी जो हैं इस सीजन में 67 मैच जीतते हैं, ठीक है। इनकी एज अभी 22 साल ही है। अल्कराज 6 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं। ग्रैंड स्लैम कितने बार जीते हैं? 6 बार ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम में हमारा 4 आता है, ठीक है। यूएस ओपन, विंबलडन, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन। तो ये जो ग्रैंड स्लैम है उसको कार्लोस अल्कराज ने 6 बार जीता है, ठीक है। और पुरुष टेनिस में अपना दबदबा सुदृढ़ इन्होंने किया है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। कुछ फैक्ट इसके बारे में देख ले रहे हैं। जापान ओपन जापान में आयोजित होने वाला एक वार्षिक बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ठीक है। यह 2007 में PWF सुपर सीरीज का हिस्सा बन गया। 2018 में PWF ने जापान ओपन को BWF इवेंट संरचना में 5 BWF वर्ल्ड टूर सुपर 750 इवेंट्स में से एक के रूप में वर्गीकृत किया है। जापान ओपन खेल कई प्रकार के होते हैं। बैडमिंटन ओपन 2025 में चीन के सी यूकी ने पुरुष एकल खिताब जीता। दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने महिला एकल का खिताब जीता, ठीक है। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता? पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश जो है इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 अभी जीता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को, ठीक है, राज्य
को एक शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने में उत्कृष्टता के लिए ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यानी ये पुरस्कार आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग को दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया है? क्योंकि पर्यटन स्थल के रूप में इसने, ठीक है, बढ़ावा देने में उत्कृष्टता के लिए इसको दिया गया है। ये अस्थायी पर्यटन, विरासत संरक्षण, सांस्कृतिक संवर्धन और अभिनव डिजिटल अभियानों के लिए सम्मानित इसको किया गया है। इसमें प्रमुख आकर्षण तिरुपति, श्रीशैलम, लेपाक्षी, उड्डावल्ली गुफाएं, अराकू घाटी हो गई और विशाखापट्टनम समुद्र तट है जो, वहाँ पे इसने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, प्रयास किया। उसी के तहत इसको क्या मिला है? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। कुछ इसके बारे में फैक्ट है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई है। किसकी स्थापना? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार की। 2025 में इसका आयोजन मलेशिया के मेलाका शहर में 27 से 29 सितंबर तक हुआ था। आयोजन कहाँ पे हुआ था इसका? मलेशिया के मेलाका शहर में। ठीक, 2025 की थीम क्या है? टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, 2025 की थीम है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्थान पर ड्रोन कवच अभ्यास आयोजित किया? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथा ऑप्शन है लद्दाख। तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। यानी अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास आयोजित किया। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट है हम लोग जानेंगे। इसे पूर्वी कमान के अंतर्गत स्पीयर कोर द्वारा आयोजित किया गया है। तो किसके द्वारा आयोजित किया गया है? इसका आयोजन पूर्वी कमान के अंतर्गत स्पीयर के द्वारा, पूर्वी कमान के द्वारा प्रतिभागियों ने भारतीय सेना और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस शामिल है। यानी इनमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, भाग कौन ले रहा है? तो भारतीय सेना और आईटीबीपी। प्लस आईटीबीपी। उद्देश्य इसका क्या है? तो इसका उद्देश्य है अगली पीढ़ी के ड्रोन युद्ध और ड्रोन रोधी तकनीकों का परीक्षण और सत्यापन। फिर सामरिक युद्धाभ्यास, लक्ष्य प्राप्ति, निष्प्रभावीकरण और सक्रिय निष्क्रिय ड्रोन रोधी उपायों पर केंद्रित है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? ठीक है, जहाँ पे बाल विवाह अब नहीं हो रहा है, ऐसा जिला कौन सा बना है? पहला ऑप्शन है बिलासपुर, दूसरा ऑप्शन है बालोद, तीसरा ऑप्शन है कोरबा, चौथा ऑप्शन है दंतेवाड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा बालोद। यानी कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का बालोद, ठीक, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। कुछ फैक्ट है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। छत्तीसगढ़ का बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना। ठीक है, यानी कि बालोद है। यानी ये छत्तीसगढ़ का जो बालोद है वो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बालोद जिले को सामाजिक सुधार में ऐतिहासिक सफलता के रूप में भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है।
यह मान्यता चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया अभियान के तहत दी गई है। ठीक है, कौन सा अभियान? चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया अभियान के तहत यह मान्यता दी गई है, जिसे पूरे देश में 27 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया अभियान, जिसको हम 27 अगस्त 2024 को लॉन्च किए थे। तो ये रहा हमारा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 संघीय अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? यानी कि अभी हाल ही में क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 आई है, तो उसमें संघीय जो अपराध हैं उनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? पहला ऑप्शन है 7.2%, दूसरा ऑप्शन है 8%, तीसरा ऑप्शन है 8.5%, चौथा ऑप्शन है 7%। तो इसका राइट आंसर होगा 7.2%। ठीक, कुछ फैक्ट है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, ठीक है, इसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके अनुसार 2023 में भारत में 62.4 लाख संघीय अपराध दर्ज किए गए, जो 2022 की तुलना में 7.2% की वृद्धि दर्शाता है। यानी कि 2023 में कितने अपराध हुए हैं? 62.4 लाख। और ये 2022 की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 7.2% की वृद्धि। दूसरा पेज ले लेते हैं हम लोग। प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 422.2 से बढ़कर 448.3 हो गई है। ठीक है, यानी प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर ये 2022 में जो था 422.2 था, जो कि बढ़कर 2023 में 448.3 हो गया। यानी कि 2022 में 1 लाख की जनसंख्या पे, ठीक है, 422.2 ये अपराध होते थे, लेकिन ये 2023 में बढ़कर 448.3 हो गया है। अब महानगरों में अपराध में 10.6% की वृद्धि देखी गई है। महानगरों में कितनी वृद्धि देखी गई है? 10.2% की वृद्धि देखी गई है महानगरों में, जिसमें चोरी सबसे आम है। ठीक है, कर्नाटक में सबसे अधिक साइबर अपराध की बात की जाए तो उसमें कर्नाटक हमारा सबसे ज़्यादा साइबर अपराध होते हैं। कितने मामले दर्ज हुए हैं? 21,889 मामले साइबर अपराध के। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में तूफान बुआलोई ने किस देश में दस्तक दी है? पहला ऑप्शन है फिलीपींस, दूसरा ऑप्शन है वियतनाम, तीसरा ऑप्शन है ताइवान, चौथा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया।
तो इसका राइट आंसर होगा वियतनाम। यानी हाल ही में तूफान बुआ लोई जो है उसने वियतनाम में दस्तक दी है। ठीक है, अब ये तूफान बुआ लोई जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। बुआ लोई तूफान ने मध्य वियतनाम में दस्तक दी। ठीक है, जिसकी चाल 130 किलोमीटर प्रति घंटे थी और यह 12 घंटे तक रहा। यह तूफान फिलीपींस के कुछ हिस्सों को तबाह करने के बाद वियतनाम पहुंचा। यानी फिलीपींस और वियतनाम दोनों जगह इस तूफान ने दस्तक दी है, तूफान बुआ लोई ने। ठीक है, यह तूफान इस वर्ष वियतनाम में आने वाला 10वां तूफान है। यानी वियतनाम का इस वर्ष आने वाला 10वां तूफान है, 10th नंबर का तूफान है। जो कि एक गंभीर प्राकृतिक आपदा थी जिसके साथ तीव्र पवन, भीषण बाढ़ और व्यापक बाढ़ का मिश्रण आया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किस राज्य सरकार की मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है गुजरात। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट है हम लोग जानेंगे। महाराष्ट्र की मंत्रिमंडल ने राज्य भर में कैंसर रोगियों के लिए गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दे दी है। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है? तो इसका उद्देश्य, क्यों ये व्यापक कैंसर देखभाल नीति लाई गई है कि राज्य भर में कैंसर रोगियों के लिए गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करना है। महाराष्ट्र राज्य में राज्य भर में कैंसर रोगियों के लिए गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करना। ठीक है, महाराष्ट्र कैंसर देखभाल अनुसंधान और शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी निवेश से की जाएगी। एक बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा महाराष्ट्र कैंसर देखभाल अनुसंधान और शिक्षा फाउंडेशन। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में MHACARE। ठीक है, इसकी स्थापना की जाएगी इस बॉडी की, और इसमें टोटल लागत जो आएगी 100 करोड़ आएगी। यह फाउंडेशन पूरे महाराष्ट्र में अनुसंधान, शिक्षा और कैंसर देखभाल सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में NBA ने लाल चंदन संरक्षण के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? NBA का मतलब होगा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है,
पहला ऑप्शन है 22 लाख, दूसरा ऑप्शन है 90 लाख, तीसरा ऑप्शन है 1 करोड़, चौथा ऑप्शन है 80 लाख। तो इसका राइट आंसर होगा 22 लाख रुपए। यानी अभी हाल ही में एनबीए ने लाल चंदन संरक्षण के लिए 22 लाख रुपए की मंजूरी दी है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी एनबीए का ये पूर्ण रूप है, ने लाल चंदन के संरक्षण हेतु आंध्र प्रदेश जैव विविधता बोर्ड को 82 लाख की राशि स्वीकृत की है। किसको दिया गया है ये राशि? आंध्र प्रदेश जैव विविधता बोर्ड को। लाल चंदन को बढ़ावा देने के लिए। लाल चंदन जो है दक्षिण पूर्वी घाट का मूल निवासी है और मुख्यतः आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। यह प्रजाति संकटग्रस्त है और IUCN रेड लिस्ट साइट्स परिशिष्ट सेकंड और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में सूचीबद्ध है। ठीक है, इसको हम लोग नोट करेंगे। IUCN के रेड लिस्ट में है। ठीक है, परिशिष्ट सेकंड में, साइट्स की परिशिष्ट रेड लिस्ट और साइट्स की परिशिष्ट सेकंड में। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है हमारा 1972 का, उसकी अनुसूची 4 में है। दूसरा पेज ले लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है की अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 में सूचीबद्ध लाल चंदन। तो ये रहा आज का हमारा करेंट अफेयर्स। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध है। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।